स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस सेक्टर में हम देख रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर में होता है, जिसका मतलब कि किसी भी तरह का अगर हम बात करें कि किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ ही नहीं इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंडरी और टर्शरी में, तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ा है सेकेंडरी सेक्टर में, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़ा है। अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर में भी जितना प्रोडक्शन बढ़ा है उसके हिसाब से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ा है, पर फिर भी 50% से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, एग्रीकल्चर या हम बात करें प्राइमरी सेक्टर, इसके अंदर है, और 50% से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये दोनों सेक्टर्स मिलके करते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉफिट है इसलिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर होती है। किस तरह की प्रॉब्लम होती है वो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हम एक केस कंसिडर करते हैं, सपोज कोई भी लेडी है, ठीक है, कोई भी लेडी है, उसके पास एक छोटा सा प्लॉट है कल्टीवेशन करने, खेती करने के लिए, उसके पास 2 हेक्टेयर्स या से भी कम जो है जमीन है खेती करने की। उसकी फैमिली में 6 लोग हैं, सब इस एज के हैं कि हाँ काम कर सकते हैं, ठीक है, पर क्योंकि टैलेंटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो सब क्या करते हैं, इसके साथ ही जो भी लेडी है उसकी हेल्प करते हैं खेती में। सबके सब, जरूरत नहीं है कि वहाँ पे इतने सारे लोग जो है मिलके काम करें, वहाँ पे काम के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों की जरूरत है कि भाई हाँ 4 लोग जो है पूरे साल भर का पूरा जितना भी काम है, पानी लगाना, खेत में दवाइयाँ छिड़कना, हार्वेस्टिंग करना, सीड जो है बोना, ये सब काम ये 4 लोग आराम से मिलके कर सकते हैं। तो हम बात करें कि बाकी के 2 लोग, 4 लोग भी नहीं, अगर हम बात करें तो 3 लोग ही जो है काम करें तो सफिशिएंट है, बाकी के 3 लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ भी नहीं, इंक्लूडिंग जो लेडी है उनका काम। तो ऐसे 4 लोग हैं जो क्या है, फालतू में ही वहाँ पे बैठे, उनका कोई भी काम नहीं है। तो ये एक तरह का क्या फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, कि काम लोगों को ये लग रहा है कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पर उनके लिए अगर हम बात करें तो उनको क्या उससे जो है प्रॉफिट मिल रहा है, कोई उनको सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। वो 10 लोग भी अगर उस पीस ऑफ लैंड में काम करेंगे तो उतना ही जनरेशन होगा जितना कि वो 4 लोग मिलके कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए कि जितने लोग हैं, जैसे 4 लोग हैं, 3 लोग सफिशिएंट है वहां काम करने के लिए, टोटल जो है 7 लोग बनते हैं इंक्लूडिंग दैट लेडी, ठीक है। 3 लोग जो है, अगर हम बात करें 3 लोग जो है एग्रीकल्चर का काम देखे, खेती का काम देखे, बाकी के जो 4 लोग हैं वो बाहर जाए, गवर्नमेंट उनको कुछ दूसरे एड्स प्रोवाइड करे कि हाँ ये यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, या उसी गांव में ही खेती होगी तो उसी गांव में कोई रिच लैंडलॉर्ड हो जो उनको हायर कर ले कि चलो तुम 4 लोग जो हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी खेती है, मेरे खेतों पे आके काम करो, मैं तुम्हें मंथली जो है इतना इतना पैसा बदले में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो 4 लोग डिस्गाइज थे, छुपे हो, डिस्गाइज मतलब क्या होता है, छुपना, ऐसा लगना कि हाँ काम कर रहे हैं पर छुपे तौर पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो 4 लोग अगर बाहर जाके किसी और की खेत पे काम करेंगे तो बदले में उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा खाने के लिए। तो उनके जो पीस ऑफ लैंड है वहां पे थोड़ा बहुत हो ही जाता था, साथ में एक एडिशनल इनकम इन 4 लोगों की मिलेगी, ठीक है। तो ये एडिशनल इनकम क्या करेगी, दूसरे सोर्सेस खोलेगी कि हाँ पैसा आ रहा है तो घर भी बन सकता है, छोटा मोटा एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है, खेती में और थोड़ी जमीन बढ़ाई जा सकती है, मॉडर्न तरीकों से खेती जो है प्रैक्टिस की जा सकती है, हेल्थ डेवलपमेंट में थोड़ा सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे ये होता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की जरूरत से ज्यादा लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना। अभी हमने खेती की बात की, अभी हम अगर किसी माइन या मिल की बात करें कि वहां पे बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है पर जरूरत से ज्यादा लोग जो है वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक तरह से जो है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होगा कि हाँ लोग दिख तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं पर उनका फाइनल जो वेज होगा, उनको जो भी सैलरी मिल रही होगी वो क्या होगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। ऐसे ही हम टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में भी कई सारे लोग जो आईटी में नहीं या किसी दूसरे उसमें बिलोंग नहीं करते, जैसे पेंटर्स, प्लम्बर्स, रोज तो ये काम नहीं करते होंगे, ठीक है, कुछ ईयर के से कुछ पर्टिकुलर डेज होते होंगे जिन दिनों में इनके पास कुछ काम होता होगा, बाकी दिन ये क्या काम करते हैं। तो कहने को क्या है, पेंटर है, कहने को क्या है, प्लम्बर है, पर क्या मंथली बेसिस पे ये काम करते हैं, नहीं।
एक्सेप्ट कि वो किसी गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रहे हो तो हाँ माना जा सकता है कि हाँ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर बहुत फेमस पेंटर हो कि हाँ भैया बिल्कुल इतना फेमस है कि उसके बिना कोई बिल्डिंग पेंट नहीं हो सकती, तो नहीं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस आते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप या फिर हम बात करें वो लोडिंग अनलोडिंग के काम जो रोज मजदूर करते हैं, ये क्या ये भी टर्शरी सेक्टर में ही आते हैं। तो ये कई बार इतने भी महीने दिन का इतना भी नहीं कमा पाते कि 2 टाइम का जो है खाना वो बेचारे खा सके। तो ये सब जो है एक नेगेटिव साइड जो है हमारी इकोनॉमी का शो करते हैं कि इस तरह से जो है क्या है अनइवननेस जो है देखने को मिलती है कि देखने पे तो लगता है कि क्या है मजदूर है रोज कमाता खाता होगा, देखने को तो लगता है कि प्लम्बर है रोज कमाता खाता होगा, पेंटर है रोज कमाता खाता होगा, खेत में काम करते हैं कमाते खाते ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। और ऑप्शंस जो है इनके पास अवेल होने चाहिए, और ये ऑप्शंस कौन अवेल करवाएगा? गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास जो इनको दूसरे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सके कि हाँ इतने टाइम तक तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, पर उसके बाद क्या, जब उनके पास वहां पे काम नहीं होगा तो उसके बाद उनका घर कैसे चलेगा? उसके लिए गवर्नमेंट को जो है कुछ ना कुछ स्कीम्स अपने पास अवेल करवा के रखनी चाहिए। तो ये है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्या होता है, तो आपको लिखना आना चाहिए कि व्हेन मोर देन यूजुअल पीपल आर वर्किंग इन एनी एरिया, जितनी डिमांड से ज्यादा लोग अगर किसी भी उसमें पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन लिख देना, एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देना, खेती का कर देना, किसी इंडस्ट्री का कर देना, या जो सर्विस सेक्टर में एक्सप्लेन करा ये कर देना, योर आंसर वुड बी सफिशिएंट। इतना एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड जो है सफिशिएंट होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करी, शो वो हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है, बट एक्चुअली ये क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, दिख रहा है कि काम हो रहा है डिस्गाइज्ड फॉर्म में, पर काम हो नहीं रहा है, इसलिए ये हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि शो हो रहे हैं, रेफर हो रहे हैं लोग कि हाँ काम कर रहे हैं, पर उनकी जो भी अर्निंग होगी वो नेग्लिजिबल होगी, इसलिए ये हमेशा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में जो है पूछा जाएगा। अब इसके बाद ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल्स देख के देखते हैं कि जैसे कि सपोज जो अभी हमने एक लेडी की बात करी थी कि हाँ उसके पास पर्टिकुलर वो था लैंड, वहाँ पे उसकी खेती चल रही थी, तो क्या 4 लोगों को गवर्नमेंट काम अवेल करवाए आसपास किसी एरिया में कि हाँ यहाँ पे जाके आप जो है काम कर सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे आपको काम जो है मिलेगा। कंपल्शन है कि हाँ हम अश्योरिटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट अश्योरिटी दे रही है कि हाँ आपको इतने फिक्स्ड वेजेस पर डे 200, 300, 400, 500 जो भी रुपीस जो है आपको वो जो भी हेड है वहाँ का वो आपको प्रोवाइड कराएगा, आपको वहाँ पे दिन भर 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन ये। फिर दूसरा ऑप्शन ये कि जो भी जमीन है वहाँ पे जो भी खेती हो रही है, सपोज वो लेडी अगर कोई चना ग्राम जिसकी भी खेती कर रही है, तो गांव के आसपास कोई ऐसी मिल एस्टैब्लिश करवा देना कि वहाँ पे वो दाल बने, क्योंकि किस फॉर्म में जो भी हमें एग्रीकल्चर आउटपुट मिलेगा वो दाने के फॉर्म में मिलेगा, उससे दाल बनवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी कोई दाल मिल हो जो आसपास हो, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को कुछ जो है असिस्ट करना पड़ेगा उस लेडी को, गवर्नमेंट आसपास के किसी बैंक से जो है इजिली लोन प्रोवाइड करवा सके कि हाँ यहाँ पे से आपको काफी कम चार्जेस पे जो है लोन मिलेगा, जो आगे आप अपनी जो भी आपका हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा, जो भी आपकी कमाई होगी उसमें कम से कम पैसा देके आप इससे फ्री हो जाओगे, आपको किसी लैंडलॉर्ड से जाके जो है पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि किस तरह की पॉलिसीज जो है वो डेवलप करती है ऐसे लोगों को जो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में फंसे हुए होते हैं, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए। ये हमने बात की गाँव की कि गाँव के लोगों के लिए कोई छोटी मोटी गाँव के आसपास मिल सेटअप करवा दे, बैंक लोन इजिली अवेल करवा दे, ईट भट्टे या इन सब जो होते हैं इन सब एरियाज में इन लोगों की काम के लिए कोई ऑप्शंस खोल के रखे, ये इन लोगों के लिए हो गए। सिटीज के लिए भी जो लोग हैं, जैसे हमने एग्जांपल कंसिडर किए थे पेंटर्स, प्लम्बर्स और कई सारे लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ मिनिमम वो रखना चाहिए कि हाँ अगर ये दिन में किसी उस पे कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम कर रहे हैं तो इतना पैसा इनको पर डे मिनिमम मिलना ही चाहिए। इस तरह की फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट अवेल करवाती है तो ही
इन लोगों का क्या है, जो भी जिस भी कंडीशन में ये रह रहे हैं उससे इनको जो है ऊपर उठाया जा सकता है। अब इस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज ली हैं, तो आपकी टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है, कई जगह सिर्फ इतना ही है, ये नहीं है, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म है ये देखते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2005। इससे हम सिर्फ इतना लिखेंगे अभी फिलहाल के लिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट लेकर आई थी, 2005 में ये लॉन्च हुआ था। अब इसका एम ये था कि गांव में जितने भी लोग हैं उन्हें आसपास विद इन 100 डेज गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट दिलाएगी। अगर 100 दिनों के अंदर गवर्नमेंट फेल होती है काम दिलवाने में गांव के लोगों को, तो फिर बदले में गवर्नमेंट उनको पर्टिकुलर डेट्स के कॉम्पनसेशन देगी, सिर्फ उन लोगों को जो इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं। मनरेगा, इसे मनरेगा भी जो है बोला जाता है। तो मनरेगा क्या होता है, फुल फॉर्म, किस ईयर में लॉन्च हुआ था, क्या फैसिलिटीज अवेल करवाता है, गवर्नमेंट ने किस लिए से, क्या एम था गवर्नमेंट का इसको एस्टैब्लिश कराने के पीछे, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आप यू शुड बी आंसरेबल कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005। द गवर्नमेंट प्रॉमिसेस द इंडिविजुअल टू प्रोवाइड हिम work within next 100 days and if not so the government pays the compensation। इतना जो है आप इसमें लिखेंगे, that would be sufficient। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्टर्स जो है एक और तरीके से जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। वो क्या होते हैं अब हम देखेंगे। So dear students, as I've already said, there is another way of classification of the sectors in Indian economy which is organized and unorganized। क्या डिफरेंस होता है? अब यहाँ पे फिर इकोनॉमी अगर समझनी है तो अपने आसपास के एग्जांपल्स लीजिए। आंसर 2 लाइन का भले ही लिखिए पर एग्जांपल इतना अच्छा लिखिए कि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो समझ जाए कि अच्छा बच्चा जानता है, समझता है, इसलिए उसने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स इन दैट आंसर। ओके, तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड भी अपन कैसे समझेंगे, एग्जांपल्स लेके समझेंगे। ठीक, तो ऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं। आप स्कूल का एग्जांपल लीजिए, अपने आसपास सबसे अच्छा स्कूल है, ठीक है। स्कूल में आप किस किस को देखते हैं, कौन कौन लोग काम करने आता है? सबसे पहले आपके प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, टीचर्स, ठीक है, स्टाफ, दूसरा स्टाफ, पीयून्स, ठीक है, बस जो आपकी ड्राइव करते हैं, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स, ये सब लोग, ठीक है। तो ये सब क्या है, अब कैसे आप इसे समझेंगे कि इन लोगों को, क्योंकि एजुकेशन है सबके पास, तो ये सब कैसे काम कर रहे हैं कि इनके जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स्ड। आपकी टीचर्स स्कूल आपके साथ आती हैं, ठीक है, आप ही के साथ कई बार जाती भी हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हाँ उनको थोड़ी देर कुछ और काम हो तो स्टे बैक करना होता है, ठीक है, ये केस हो गया। तो यहाँ पे क्या, पहले जो भी वर्किंग आवर्स होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, पहला। अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। अब इसके बाद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो की, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन अलग अलग जो है रेंज रहेगी उनकी सैलरीज की, जो जितना अच्छा एजुकेटेड होगा, जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, उसका जो पे स्केल होगा वो उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जितना अच्छा उसका कंट्रोल होगा बच्चों के ऊपर, उस हिसाब से उस इंसान का जो है पे स्केल होगा एजुकेशन के हिसाब से। तो गुड पे स्केल। अब बात करते हैं इंसेंटिव्स या दूसरी फैसिलिटीज की। तो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि हर साल मैक्सिमम जो है, अधिकतर स्कूल्स में ऐसा होता है कि हर साल जो है जो भी पे स्केल होता है उसमें किसी ना किसी तरह का टीचर्स को जो है इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ ना कुछ % इंक्रीमेंट हर साल मिलता है। फिर हॉलीडेज, संडे पेड हॉलीडे होता है, ठीक है। इसके बाद भी कई सारे जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडेज, टीचर्स को भी आपकी तरह ही मिलते हैं, समर वेकेशंस भी मिलते हैं, ठीक है। हॉलीडेज हो गया। इसके बाद प्रोविडेंट फंड, पीएफ,
ये भी एक स्कीम है जो आपके टीचर्स को जो है आपकी टीचर्स की जो भी सैलरी होती है उससे जो है डिडक्ट होती है। तो हर साल जो है वो बैंक में कलेक्ट होती है। जैसे ही रिटायरमेंट की जाती है या वो कभी स्कूल शफल करना चाहे, चेंज करना चाहे, तो वो जो है गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी पीएफ डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके अपना पीएफ जो है उस इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोई फीमेल स्टाफ है तो मैटरनिटी लीव, ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अपने एम्प्लॉय को देता है, उसके अंडर जो भी काम कर रहा होता है उनको देता है। अब किसी इंसान को इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी तो क्या रहेगा, वो तो खुश रहेगा कि हाँ भैया अच्छे वर्किंग आवर्स हैं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं तो अच्छा चल रहा है, ठीक है। और ये ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, क्योंकि हमारी कंट्री हमें राइट टू वर्क देती है, तो राइट टू वर्क के हिसाब से वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई भी इंसान जो है अपना 100% जो है काम में दे पाएगा। तो ये एक अच्छी जो है वर्किंग कंडीशंस जो है क्रिएट करती हैं मेन विमेन दोनों के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें किसी प्राइवेट सेक्टर की, वहाँ पे भी किसी लेडी को हम लेते हैं, किसी बैंक की बात करें या किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, कोई ऑफिस की बात करें, जैसे सर्विस सेक्टर, आईटी, सेल्स, इन सब की बात करें, तो यहाँ पे भी सेम चीजें चल रही होती है। यहाँ पे भी आदमी काम करे, औरत काम करे, कोई भी काम कर रहा हो, उनकी सैलरीज अच्छी होती है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं, बहुत ठंड में काम कर रहे हैं, जैसे कि माइन वर्कर्स या जो स्ट्रीट पे जो काम कर रहे होते हैं उनकी कंपैरिजन में आराम से उनको अपने एसी ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, पे स्केल अच्छा होता है, छुट्टियां अच्छी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती हैं। तो ये सारी क्या होती है, ये सारी फैसिलिटीज कौन देता है हमें, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक छोटे से दुकान की बात करते हैं, ठीक है। आपने अपनी किसी भी गली में किसी भी कॉर्नर पे एक ग्रोसरी स्टोर देख लो या कुछ भी देख लो, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कि उसमें कोई ना कोई इंसान एज ए सपोर्टर या हेल्पर काम करता होगा, जो दिन भर उसका एक ही काम होगा कि सामान ढूंढ ढूंढ के लाके देना शॉपकीपर को, सामान जमाना, ये सारी, ठीक है। सुबह शॉप अगर 9-10 बजे भी खुलती तो वो हेल्पर क्या होगा, उतने बजे वहाँ पे अवेलेबल होगा कि आके उसको काम करवाना है, ठीक है। रात में 11-12 बजे जब भी शॉप बंद होती है तब तक वो हेल्पर वहाँ पे रुकेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, ठीक है। एजुकेशन, क्योंकि बेचारा ऐसा भी हो सकता है कई बार एजुकेटेड लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंस जाते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है, आपको काम करना है, आपको बोल दिया 2000 रुपये दूंगा, 3000, 5000, 10,000 जितने भी बोलेगा उतने में आपको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं रहेंगे। इसके बाद इंक्रीमेंट उसका मालिक का मूड होगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई दे देना चाहिए, अच्छा होगा तो वो दे देगा, वरना कोई इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता, कोई छुट्टी नहीं। साल में एक दिन भैया दिवाली दशहरा तो उसकी शॉप बहुत ज्यादा चलती होगी, तो वो कैसे आपको बोलेगा कि भाई छुट्टी लेके चले जा, तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, किसी का प्राइवेट वो है, तो कोई पीएफ भी नहीं कटता और किसी भी तरह की लीव्स जो है नहीं मिलती। तो ये सारे क्या है नेगेटिव साइड्स हैं इसके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। अब जो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं उससे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा बेटर कौन सा है। इंडिया में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, काम दोनों सेक्टर्स में लोग करते हैं, कोई खुश होके करता है, कोई उदास होके करता है, पर क्योंकि पेट भरना है इसलिए दोनों सेक्टर्स में काम तो सभी लोग जो है करते हैं। अब यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट में, उनके डेवलपमेंट में हाथ दे, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के पास स्कीम्स है कि नहीं आपको वर्किंग आवर्स फिक्स रखने पड़ेंगे, 8 घंटे ज्यादा आप किसी एम्प्लॉय से काम नहीं करवा सकते। सैटरडे, जैसे बैंक्स की बात करें तो बैंक वालों को हर सेकेंड सैटरडे ऑफ मिलता है, संडेज उनके ऑफ रहते हैं। इसी तरह जो भी पैटर्निटी लीव जैसे गवर्नमेंट लेके आई थी कि नहीं विमेन्स है तो उनको ये छुट्टियां मिलनी ही चाहिए उनके हेल्थ पर्सपेक्टिव से। पीएफ, हर इंसान का पीएफ कटना चाहिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से परमिशन लेती है काम कराने की, तो ये सारी चीजें जो मैंडेटरी होती है कि हाँ आपको ये सब चीजें जो है प्रोवाइड अपने एम्प्लॉय को करवानी ही पड़ेगी। तो जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी फैसिलिटीज हैं तो फिर उन लोगों का कौन ध्यान रखेगा जो अनऑर्गेनाइज्ड में काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आनी चाहिए जो इन लोगों का जो जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके अपलिफ्टमेंट में किसी तरह का हेल्प वो कर सके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स देखे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो भी वर्कर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होता है। अब इसमें भी 90s के बाद की अगर हम बात करें तो क्योंकि रिसेशन वाला जो है फेज स्टार्ट होने लगा था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो अधिकतर लोग जो जिन्हें डर रहता था कि जॉब चली जाएगी, जिनकी जा चुकी थी, वो फिर क्या सोचते थे कि अब कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कि किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके ही काम कर लें। ये लोग हो जाते थे। उसके बाद फिर अगर हम बात करें वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें कि पुअर पीपल या फिर जो माइनॉरिटीज़ या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, उन लोग जो ये लोग जो है ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको इस तरह के सेक्टर्स में जो है काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एड की ज़रूरत होती है, हेल्प होती है कि हाँ गवर्नमेंट आगे आए, कुछ हेल्प करें इन लोगों की, तो ही जो है इन लोगों को जो है असिस्ट किया जा सकता है और इनका डेवलपमेंट कराया जा सकता है। जो भी उनकी प्रेजेंट कंडीशन है उन्हें थोड़ा सा जो है चेंज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है सेक्टर्स का जो है ओनरशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। दो तरह की क्लासिफिकेशन होंगे यहाँ पे, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक की बात करें तो जैसे हम इंडियन रेलवेज की बात करें, ये क्या हो जाएगा पब्लिक। एयरलाइंस की बात करें, इंडियन एयरलाइंस, ये भी पब्लिक, ठीक है। तो ये सब क्या है, जिसे कौन ओन कर रहा है, गवर्नमेंट। पब्लिक मतलब हम आम लोग नहीं, गवर्नमेंट इनको ओन करती है, रन करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर फिर क्यों बनाया गया जब गवर्नमेंट सब कुछ कर ले रही है? तो अब क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी, ऐसा है ऑलरेडी सेट की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत मैमोथ टास्क हो जाता है सबको मेंटेन करके चलना, इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हाँ हम किसी तरह के डेवलपमेंट में हेल्प करवाएं। तो जैसे इंडिया में बात करें, टिस्को, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडिया की बात करें तो इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा हेल्प इंडिया को काफ़ी अच्छे तरीके से असिस्ट करा है इंडिया की इकोनॉमी को चेंज करवाने में, ठीक है। तो अब इन दोनों जैसे प्राइवेट फर्म्स की बात करें कि ये इस्टेब्लिश किस लिए होती हैं, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, तो फर्स्ट तो इनका सेल्फिश मोटिव होता है कि भाई प्रॉफिट अर्न करना है, पहले तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करें। अब भले ही अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इन्हें ज़मीन जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी चीज़ें अपनी इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज जो है गवर्नमेंट को देंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में सब सामान ले रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो सब चीज़ें लेने के बाद वो गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद तो यहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है, गवर्नमेंट पैसा ले रही है उनसे। इसके बाद वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कई सारे लोग होंगे जो यहाँ पे काम कर रहे होंगे, अलग अलग सेक्टर्स में, गार्ड से लेकर कोई बड़ी सीईओ पोस्ट तक लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो ओनर होगा वो खुद बैठ के काम करता होगा, वो किसी से काम करवाता है इन सेक्टर्स में, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करते हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे देखती है कि हाँ थोड़ा प्रॉफिट गवर्नमेंट को भी हो रहा है, डेवलपमेंट ये अच्छा करवा रहे हैं, इनसे हेल्प ली जा सकती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इनको असिस्ट करवाती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें कि क्योंकि जब हमें पता है कि हाँ बहुत सारी पॉपुलेशन है तो उसको गवर्नमेंट इजीली मेंटेन नहीं कर सकती, तो कई सारी चीज़ें जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये जो है गवर्नमेंट क्या कर देती है, प्राइवेट हैंड्स में दे देती है कि ठीक है आप इसे जो है मेंटेन करके रखिए। अब एक और एग्जांपल इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी भी कई स्टेट्स में जो है, जैसे हम गुजरात की बात करें तो गवर्नमेंट ना होते हुए प्राइवेट हैंड्स में है। अब एक प्लस पॉइंट भी होता है कि प्राइवेट हैंड्स में अगर चीज़ जाती है तो क्योंकि प्राइवेट हैंड्स में तो उस इंसान को जो ओन करता है उसको उसके ऊपर ये वो रहता है बर्डन कि नहीं मुझे मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मेंटेनेंस अच्छा नहीं रखूंगा तो गवर्नमेंट कभी भी मेरे हाथ से जो है मेरा टेंडर ले सकती है, मेरा काम बंद करवा सकती है। तो जो भी आउटपुट मिलता है इन प्राइवेट सेक्टर्स का वो बहुत ही अच्छी क्लास का होता है, बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें जो है मेंटेन कर सकते हैं। आप ऐसे किसी एरिया में जाइए जहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, आप देखेंगे कि वहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ऐसे स्टेट्स में जाइए जहाँ पे प्राइवेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी, आपको देखने को मिलेगा कि पावर शफलिंग जो होती है या लाइट जाना, ये सारी चीज़ें रेयरली वहाँ पे साल में एक आध बार या बहुत कम देखने को आपको मिलेंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स क्या होते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस, मनरेगा, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर
और किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में कितना मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन कहाँ पे काम कर रहा होता है, या टर्शरी सेक्टर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है, इससे रिलेटेड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।